करौली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सपोटरा के जोड़ली में डूंगरी बांध के विरोध में बुलाई गई महापंचायत में आज माहौल अचानक से गर्म हो गया। पूर्व मंत्री रमेश मीणा और विधायक हंसराज मीणा के समर्थक आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की की तक नौबत आ गई, नारेबाजी होती रही। पुलिस और आयोजकों ने हालात संभाले और मंच पर मौजूद नरेश मीणा महापंचायत को जरा संबोधित करते रहे। सीपीसी लिंक योजना के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में ये बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया था। बता दें कि 76 गांव के विस्थापन को रोकने के लिए सब समाज के विरोध यहां पर जता रहे हैं और 72 बीघा भूमि पर बकायदा सबस्थल बनाया गया, पंडाल लगाया गया। उधर किसानों की महापंचायत को देखते हुए 200 पुलिसकर्मी तैनात भी किए गए। उपखंड अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। इसलिए आपकी शक्ति आपके अंदर ही है। और एक महत्वपूर्ण खबर जयपुर से आ जाइए, जहां पर सफाई कर्मियों का आंदोलन अब एक तरीके से निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। शहर के सफाई व्यवस्था को सीधे प्रभावित होने की आशंका के बीच संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने 25 नवंबर से पूर्ण हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला नगर निगम मुख्यालय पर हुई आम सभा में सर्वसम्मति से लिया गया। इसमें कर्मचारियों ने निगम प्रशासन पर अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर का कहना है कि आज से मैं आमना अनशन शुरू कर चुका हूं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा तो हुई, लेकिन समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाया गया। कल निगम प्रशासन के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही और ऐसे में कर्मचारियों में आक्रोश और बढ़ गया है। सूत्रीय मांग पत्र हम दे रहे हैं। इस मांग पत्र में सर्वप्रथम मांग हमारी यह है कि जो नए ऐप से सफाई कर्मचारियों की हाजिरी की जा रही है वो हाजिरी नहीं की जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी मोबाइल जो महिलाएं हैं जो मोबाइल चलाने में असक्षम है। केवल हमारी वाल्मीकि समाज की महिलाएं कई पुरुष इतना जानते हैं कि मोबाइल में लाल और हरा बटन जानते हैं, वो केवल उठा सकते हैं और बटन काट सकते हैं। ऐप से हाजिरी में कर्मचारी असक्षम है। दूसरा, सफाई कर्मचारियों की भर्ती लंबित चली हुई आ रही है। उस सफाई कर्मचारी की भर्ती माननीय मंत्री महोदय लगातार हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि 17 तारीख को कैंप के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। वो भर्ती प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। खबर बूंदी से है, जहां पर लाखेरी कस्बे में उस समय जाम जैसे हालात बन गए जब किसानों की लंबी लाइनें और भीड़ बेकाबू हो गई। खाद लेने के लिए किस लंबी लाइन और भीड़ में जमा हो, इसको लेकर रस्साकशी चलती रही। जब कस्बे के रामधन चौराहे पर जाम जैसे हालात बने तो भीड़ को काबू करने और सड़क को बहाल करने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर संभाली गई है स्थिति। खाद की लगातार किल्लत को लेकर किसान परेशान है। ऐसे में लंबे समय तक किसान खाद के कट्टों का इंतजार कर रहे हैं। खाद की किल्लत किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अगली खबर उदयपुर से है, जहां पर एक बार फिर एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मामला कला महाविद्यालय का है। यहां पर एबीवीपी की ओर से कार्यकारिणी इकाई विस्तार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर माहौल तब अचानक गर्म हो गया जब एनएसयूआई ने इसे असंवैधानिक बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर एबीवीपी कार्यकर्ता कार्यक्रम को लेकर अड़े रहे। ऐसे में दोनों संगठनों के बीच नोकझोंक बढ़ती चली गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा। विरोध कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कैंपस के बाहर खदेड़ दिया और हालात को नियंत्रण में लिया। नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने की लूट का खेल होने वाला था। मुआवजे के लिए हाईवे की जमीन पर मकान बना लिए गए थे, लेकिन ये बड़ा घोटाला होता उससे पहले प्रशासन को पता चल गया। हाईवे की सर्वे रिपोर्ट लीक, मुआवजा माफिया का खेल सरकारी लूट के लिए तैयार। झुंझुनू नगर परिषद एरिया में अचानक एक वीरान इलाके में तेजी से काम चलने लगा। 2 महीने में करीब 2.25 किलोमीटर के अंदर 60 से ज्यादा निर्माण हो गए हैं, जो सिर्फ उन्हीं जगहों पर हुए जहां से हाईवे निकलना है। लेकिन आसपास का इलाका आज भी खाली है।
और ये नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारियों की मिली भगत से संभव हुआ, जिन्होंने इन माफिया के हाथों में सर्वे रिपोर्ट सौंप दी और फिर इन माफिया ने जहां से हाईवे गुजरना है वहां जमीनें खरीदी और ये स्थायी निर्माण शुरू कर दिया। जैसलमेर से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी तक करीब 850 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन रहा है, जिसका झुंझुनू से लेकर हरियाणा बॉर्डर पचेरी तक निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इस हाईवे की सर्वे रिपोर्ट ही लीक हो गई, जिसके बाद हाईवे पर मुआवजे का खेल शुरू हो गया है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में नए मकान बन गए हैं, ज्यादातर घर अधूरे बने हैं। ये मकान उस जगह पर बने हैं जहाँ से हाईवे को गुजरना है। बता दें कि खेत के बजाय मकान पर करीब 5 गुना मुआवजा ज्यादा मिलता है। इस वजह से माफिया ने खाली जगहों पर अधूरे मकान बना दिए हैं। दरअसल ये हाईवे बगड़ बीच से होकर निकलना था, लेकिन रिपोर्ट भेजी गई कि वन विभाग से क्लियरेंस में देरी हो सकती है और वन विभाग से जितनी जमीन ली जाएगी उन्हें उतनी ही जमीन देनी होगी, जिससे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसलिए मई में सर्वे किया गया। सर्वे के बाद ये बगड़ बीच की बजाय पड़ोस के गांवों से होकर निकालने की रिपोर्ट तैयार की गई। जिन गांवों से रोड निकलनी है उसकी गजट नोटिफिकेशन जुलाई में जारी किया गया। इसी नोटिफिकेशन के बाद मुआवजा माफिया सक्रिय हो गए, जिन्होंने अधिकारियों से साठगांठ करके गांवों के जिस खसरे से हाईवे बनना था सस्ते दामों में वो जमीन खरीद ली और अगस्त में निर्माण का काम शुरू कर दिया। हमारे पास ड्रोन सर्वे की इमेजेस हैं, उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा निर्माण पहले का हुआ है। 3 कैपिटल ए से पहले का अगर कोई निर्माण है तो उसको मुआवजा मिलता है। 27 अक्टूबर के बाद जो भी निर्माण हुए हैं उन सब का हमें पता है, उन सबको किसी भी को भी मुआवजा दे दिया। 27 अक्टूबर से पहले अगर कोई भी मिला है तो उसको नहीं। लेकिन मुआवजे के खेल का पता चलते ही प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। उसने कार्रवाई की बात कही है। कलेक्टर ने कहा कि पहले ही ड्रोन सर्वे कराया गया था, उसी के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। और लोगों को स्पष्ट बता दें कि ये जमीन एनएच में जाएगी, इसलिए कोई निर्माण नहीं करें। और कट ऑफ डेट के बाद कोई निर्माण सोच रहे मुआवजा ज्यादा ले लूंगा तो वो नहीं मिलेगा। जो पहले वीडियोग्राफी हो चुकी है उस दिन जो निर्माण था वही निर्माण का मुआवजा मिलेगा। बाद में किए गए निर्माण का मुआवजा नहीं मिलेगा, तो इसलिए किसी प्रकार के भ्रम या गलतफहमी में नहीं आए। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह मुआवजा माफिया अपने लगाए हुए पैसों का 5 गुना करने के लिए खेल खेलते हैं, या फिर प्रशासन कदम उठाकर इनके प्लानों को पानी में मिलाता है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही, नशे के खिलाफ पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 75 लाख की अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है। बड़ी खबर, अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया। दरअसल गुजरात से लाई जा रही थी ये शराब। इस दौरान ये कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि अवैध शराब तो जब्त हुई है, पूरा ट्रक तो जब्त हुआ ही है, साथ ही जो चालक है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और उससे पूछताछ कर ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ये तस्करी के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। गुजरात से ये अवैध शराब लाई जा रही थी, गुजरात ले जाई जा रही थी दरअसल शराब ये अवैध रूप से, और ये पकड़ ली गई। यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रक को पकड़ा गया है। ये देखिए पेटियां की पेटियां आपको दिख रही होंगी, यही ट्रक है जिसमें ये शराब ले जाई जा रही थी, गुजरात ले जाई जा रही थी। अब इसके तार क्या पंजाब से जुड़े हैं, कहां से जुड़े हैं, ये समझने की कोशिश होगी। लेकिन कुल मिलाकर उदयपुर में ये नशे के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। बेसन लिखा हुआ है, यानी कि बेसन की आड़ में ये अवैध शराब की तस्करी हो रही थी। तो पुलिस ने गुजरात नंबर की गाड़ी को पकड़ा है। गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। चालक से पूछताछ की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन वो चेहरे हैं। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 25,000 का इनामी स्थायी वारंटी गिरफ्तार कर लिया गया है। कई यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां, मार्कशीट बेचने का इस पर आरोप है। हजारों छात्रों को फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्रियां बना चुका है, दे चुका है। 25,000 का इनामी रवि कुमार इसका नाम है, रवि त्यागी के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू और जेएस यूनिवर्सिटी शेखोबाद से जुड़ा हुआ केस है जिसमें गिरफ्तारी हुई।
अब तक चांसलर, संचालक और पूर्व रजिस्ट्रार समेत 18 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। एसओजी ने रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। 1.5 साल से बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में भागता फिर रहा था, फरारी काट रहा था रवि। नोएडा में प्रेमिका से मिलने गया तो एसओजी ने धर दबोचा। पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में हजारों फर्जी डिग्रियों का यह मामला है, जिसमें बड़ी कार्रवाई एसओजी की कही जा सकती है। हितेन हमारे संवाददाता जुड़ गए। हितेन, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये पीटीआई भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा जो थी 2022 की, उसका मामला है। और इसमें कम से कम ये हम जो है न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को ये खबर दिखा चुका है कि 2000 के तकरीबन जो है 4000 में से 2000 ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से जो है ये नौकरी पाए हुए हैं। और लगातार इस पर काम हो रहा है, एजेंसियां लगातार इसमें जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं। और मैं खास तौर पर बता दूं कि ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू और जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें चांसलर, संचालक और पूर्व रजिस्ट्रार तक लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसमें ये अब तक 18 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसमें जो है ये रवि कुमार और रवि त्यागी जो है इसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये धौलपुर का रहने वाला है और जो है इसको नोएडा से गिरफ्तार किया है। ये उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये अपनी जो है महिला मित्र से मिलने वहां पहुंचा था, तो एसओजी ने जो है इसको पहले से ट्रेस कर रखा था और इसको जो है गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ये 1.5 साल से कई राज्यों में इधर उधर मारा फिर रहा है, भटकता हुआ फिर रहा था। और इसके ऊपर जो है एसओजी ने जो है 25,000 रुपए का जो कोर्ट से जो है इसके ऊपर जो है 25,000 रुपए का इनाम घोषित करवाया गया था। तो ये जो है ये काफी बड़ा मामला है। और इसमें खास बात मैं आपको बता दूं कि दर्शकों को कि जो अभी भी स्कूलों में ऐसे पीटीआई काम कर रहे हैं जो इन्हीं फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी पाए हुए हैं, और उनके ऊपर जो है फिलहाल कार्रवाई में जो है ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ढील चल रही है। और लगातार एसओजी इनको पकड़ने के लिए जो है लगातार कोशिश कर रही है। इनके जो बिल्कुल, और पूछताछ में जाहिर तौर पर बड़े राज दोबारा भी खुलने की उम्मीद है। शुक्रिया हितेन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।